हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर अपन ने डिस्कस किया था बॉन हेबर समीकरण, और बॉन हेबर समीकरण के अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स और उनके अनुप्रयोग अपन ने डिस्कस किए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने पास विलायकन ऊर्जा व उसकी सोल्युबिलिटी, विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक ठोसों की विलीयता। आज अपने पास वही बीएससी का आपके सेमेस्टर का ये टॉपिक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर टॉपिक आपके पास है विलायकन ऊर्जा। ठीक है भाई, विलायकन ऊर्जा। ठीक है, विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक ठोसों की विलीयता, विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक ठोसों की विलीयता। विलायकन एवं आयनिक ठोसों की विलीयता। ठीक है भाई, यदि अपन ये कहें कि आपके पास जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं अपने पास ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। ठीक है, विलायकन ऊर्जा क्या होती है अपने पास, जो कि सॉल्वेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है कि जिसमें आपके पास आयनिक ठोसों को आप यदि किसी जल में, आयनिक ठोसों को यदि अपन जल में विलयशील करते हैं और उसके पास उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, अपने पास विलायकन ऊर्जा कहलाती है। तथा आयनिक ठोसों के अपन उसमें क्या देख रहे हैं, विलीयता देख रहे हैं। किसकी देख रहे हैं, विलीयता अपन है, आयनिक ठोसों के अपन क्या देख रहे हैं, विलीयता देख रहे हैं। क्लियर है, तो अपन ये कहते हैं कि आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अविलयशील होते हैं। अपन अच्छे से जानते हैं कि आयनिक जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में तो क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होती हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। जैसे अपन कहें कि H2O में। ठीक है, अब ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं अपने पास, जिसमें अपने पास क्या होता है कि विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होता है। ठीक है, कि आपके पास कोई कंपोनेंट है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जुड़े हुए हैं और उनकी जैसे जैसे विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ता जाएगा उनकी ध्रुवीयता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब अपन कहें कि आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अविलयशील होते हैं। ठीक है भाई, कि आयनिक ठोस जो होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, आयनिक ठोस क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, इसलिए ध्रुवीय विलायकों में तो क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके पास जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, अविलयशील होते हैं। अर्थात समान समान को घोलता है, अर्थात अपन कह सकते हैं, अर्थात समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। ध्रुवीय में ध्रुवीय और अध्रुवीय में अध्रुवीय विलायक घुलते हैं। ठीक है, सम लाइक डिसलाइक सॉल्यूशंस। ठीक है, कि आपके पास ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय में डिजोल्व होंगे, जबकि अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय में डिजोल्व होंगे। यदि मैं आयनिक ठोसों की बात करूं तो आयनिक ठोस जो होते हैं वो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कौन से सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4 लाइक बेंजीन, CCl4 आदि में क्या होते हैं, अविलयशील होते हैं, आदि में क्या होते हैं, अविलयशील होते हैं। आदि में क्या होते हैं अपने पास, अविलयशील होते हैं, जबकि आपके पास और इन ध्रुवीय विलायकों जैसे H2O आपके पास है उनमें क्या होते हैं अपने पास, विलयशील होते हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास
जो आयनिक ठोस है वो ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं, इस किस पर डिपेंड करता है, तो अपन कहते हैं डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक पर क्या करता है, डिपेंड करता है। कि यदि किसी यौगिक का डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक उच्च होगा, यदि किसी यौगिक का डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक उच्च होगा, उसकी विलयशीलता भी क्या होगी, उच्च होगी। ठीक है भाई, कि यदि अपने पास कोई ठोस है, सॉलिड है, और सॉलिड का आप किसी आयनिक सॉलिड को आप किस H2 में डिजोल्व कर रहे हैं, तो अपन ये कहते हैं कि यदि किसी सॉलिड का डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक, मतलब उस ध्रुवीय विलायक का डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक आपके पास उच्च होगा, उस ध्रुवीय विलायक का डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक उच्च होगा, तो वो क्या होगा, अपने पास अधिक विलयशील होगा। मतलब ध्रुवीयता या विलीयता किस पर निर्भर कर रही है, डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक पर निर्भर कर रही है। ठीक है भाई, तो अपन ये कह सकते हैं कि कार्बनिक विलायक जो होते हैं उनका डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक क्या होता है, अपने पास कम होता है, जबकि आपके पास H2 और इनका डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक क्या होता है, उच्च होता है। इसलिए इसमें आयनिक यौगिक आसानी से क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। जिसमें यदि अपन कहें कि किसी आयनिक यौगिक की बात करूं और आपके पास आयनिक यौगिक जैसे NaCl को अपन कहें कि NaCl है और NaCl में आपके पास कौन सा बंध है, तो अपन कहेंगे कि आयनिक बंध है, Na+ है और Cl- है। जब मैं इसे H2 में डिजोल्व करता हूँ, जब मैं इसे H2 में डाला जाता है तो H2 में आसानी से क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, जब इसे H2 में डालते हैं तो आसानी से क्या हो जाते हैं, अपने पास डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, कि अपन ये कह रहे हैं कि ये Na है, इसे जैसे मैं H2 में डिजोल्व करता हूँ तो Na को जब H2 में डिजोल्व किया जाता है Na को जैसे अपने H2 में डिजोल्व करते हैं तो तुरंत इसमें डिजोल्व होकर अपने पास किसका फॉर्मेशन करते हैं, Na+ और Cl- का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मतलब सॉल्ट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में जैसे इसे डालते हैं तो इनके ध्रुवीय अणुओं के चारों ओर अपने पास H2 अणु के क्या होते हैं, जो H2 में क्या अपने पास जैसे NaCl है, इस NaCl को मैं आपके पास कोई बीकर है और ये बीकर में मैंने क्या डाल दिया, H2 डाल दिया। जैसे ही मैं इस NaCl को इसमें डिजोल्व करता हूँ तो NaCl जैसे ही H2 में डिजोल्व होता है तो H2 के ध्रुवीय अणु, H2 में ध्रुवीय अणु H+ और OH-, H2 के ध्रुवीय अणु इस NaCl के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, अपने पास चारों ओर अपने पास क्या लेते हैं, घेर लेते हैं। इस NaCl को ध्रुवीय अणु को चारों तरफ से क्या लेते हैं, घेर लेते हैं, जिससे आपके पास डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक उच्च होता है। NaCl का क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक क्या होता है, उच्च होता है। तो इसके बीच में Na व Cl में जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं कि NaCl को जब आप H2 में डिजोल्व करते हैं तो H2O के अणु NaCl को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि H2 का डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक उच्च होता है, इसलिए आसानी से क्या करते हैं, चारों तरफ क्या हो जाते हैं, अभिगमित हो जाते हैं। या मैं कह सकता हूं कि H2 एक ध्रुवीय यौगिक है, जो जैसे आप इसे NaCl को डिजोल्व करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं, जिससे NaCl के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। NaCl के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है, और जैसे आकर्षण बल कम होगा और ये दो भाग में टूट जाता है, एक Na+ और एक Cl-। जैसे आकर्षण बल कम होगा ये कितने भाग में टूट जाता है, दो भाग में अपने पास क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है भाई, आकर्षण बल कम होता है, इसलिए धनात्मक सिरा जो होगा, धनात्मक सिरा कौन, Na+, वो आपके पास किसके साथ, धनात्मक सिरा Cl को अपनी ओर आकर्षित करता है। धनात्मक सिरा किसका, H2O का धनात्मक सिरा तो Cl को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तथा H2 का ऋणात्मक सिरा Na+ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसके विपरीत NaCl की जो क्रिस्टल जालक संरचना है, NaCl की क्या है, क्रिस्टल जालक संरचना छोड़कर वो अणुओं के, जल के अणुओं के विपरीत सिरों पर क्या हो जाता है, आच्छित हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। जल के विपरीत अणुओं पर क्या हो जाते हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं। NaCl की पहले क्रिस्टल संरचना थी, जैसे NaCl को मैंने वाटर में डिजोल्व किया तो वाटर के जो H2O मॉलिक्यूल में, जो कि ध्रुवीय अभिकर्मक है, इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे इनमें क्या लगता है, जो आकर्षण लग रहा है वो कम हो जाता है, और इस आकर्षण कम लगने के कारण NaCl टूट जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ और Cl- में। तो Na+ तो धनात्मक, Na+ तो ऋणात्मक सिरे की ओर, H2O के ऋणात्मक सिरे की ओर अभिगमित हो जाता है, जबकि Cl- अपने पास उसके धनात्मक सिरे की ओर क्या हो जाता है, अभिगमित हो जाता है, और इस कारण आसानी से NaCl क्या हो जाता है, घुल जाता है। मतलब अपने कह सकते हैं कि आपके पास आयनिक ठोस आसानी से विलयशील हो जाएंगे यदि उनका डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक क्या होता है, अपने पास है, उच्च होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब यदि अपन इसकी बात करें
ये आपके पास है प्लस, कोई Na प्लस है, कोई एक अपने पास क्या लेते हैं अपन Cl माइनस ले लेते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं अपन, और वाटर मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ अपन क्या लेंगे, Na प्लस और Cl माइनस। तो बीच में अपन क्या ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। क्या आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके दो सिरे हैं प्लस और माइनस। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके दो सिरे हैं माइनस प्लस और माइनस। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके दो सिरे अपने पास प्लस और माइनस। क्लियर है। ये आपके पास जो मॉलिक्यूल है क्या है, अपने पास वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके चारों ओर अपने पास क्या आ जाएंगे, रिनाइन अपने पास NaCl के क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल साइंस हो जाएंगे। जैसे ये है, ये आपके पास है NaCl के क्रिस्टल साइंस Na प्लस और Cl माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस अपने पास ऐसे के आयन केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है। इसके चारों यहाँ भी हो जाएंगे अपने पास। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, वही ऋणात्मक धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब कौन से आकर्षित होंगे अपने पास, तो अपन कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में एक तो धनात्मक सिरा होगा जो इसकी ओर आकर्षित होगा, ठीक है। ये किसके है, NaCl के क्रिस्टल है, NaCl के क्या है, क्रिस्टल है। और ये क्या अपने पास H2O के मॉलिक्यूल है, H2O के क्या है, मॉलिक्यूल है। ये NaCl के क्रिस्टल है, ये अपने पास क्या है, H2 के मॉलिक्यूल है। तो इसके धनात्मक सिरे अपने पास अभिगमित हो रहे हैं और इसके क्या हो जाएंगे अपने पास ऋणात्मक सिरे आपस में क्या हो जाते हैं, अभिगमित हो जाते हैं, ठीक है। ये आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसके द्वारा ये आपस में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है भाई। यदि अपन इसकी सोडियम तथा क्लोराइड आयनों का जलयोजन की मैं बात करूँ तो क्लोरीन अपने पास बीच में होता है और उसके चारों तरफ कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन साइंस आ जाते हैं। यदि मैं इसके डायग्राम की बात करूँ, सोडियम में क्लोराइड आयन का जलयोजन, यदि कंप्लीटली जलयोजन की मैं बात करूँ तो बीच में क्या होता है, अपने पास Cl होता है और इधर अपने पास वही HO H, फिर यहाँ पर अपने पास वही HO H, यहाँ पर भी HO H और HO H OH, सही है। ये आपके पास क्या हो गया, इसका जलयोजन। क्लियर है। फिर एक दूसरा आयंस आएगा और इसके साथ HOH HOH ऐसे करके आपके पास एक क्लोरीन आयन को नेगेटिव है ना, NaCl में नेगेटिव है, इसे कौन जोड़ अटैच हो रहा है अपने पास, धनायन प्लस। क्लियर है। HH अपने पास क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट्स हो रहे हैं। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अपन ने H जोड़ा और ये आपके पास वापस अगले कहीं जुड़ जाएगा अपने पास दूसरे हाइड्रोजन के साथ, दूसरे विलायक के साथ, ये भी आपके पास किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे ओके, ये लो, ये एक क्लोरीन आयन के द्वारा चारों तरफ अपने पास क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन साइंस क्या अपने पास जुड़े हुए हैं। इसी तरह अपने पास एक Na को अपने पास क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन आइंस, क्योंकि यहाँ पर तो अपने H से ज़्यादा जुड़ा है। अब अपने Na को क्या जुड़ेगा, Na प्लस है बीच में, ये लो Na प्लस। अब इसको कौन जोड़ेगा अपने पास, Na प्लस के साथ को जुड़ेगा ऑक्सीजन आयन, Na प्लस, इसके साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, सही है। Na प्लस के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, इससे H, यहाँ H, राइट। अब दूसरा अपने पास Na, इस H से, फिर यहाँ O, फिर यहाँ H, दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर H,
इस H से O H नेगेटिव रिनाइन H H O H H O H H। ये आपके पास एक धनायन के चारों तरफ क्या जुड़े होते हैं, रिनाइन जुड़े होते हैं। सोडियम तथा क्लोराइड आयन का जलयोजन, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम तथा क्लोराइड आयन का जलयोजन। सोडियम तथा क्लोराइड आयन का जलयोजन। ठीक है भाई, तो अपन कह सकते हैं कि सभी आयन्स आपके पास जो है वो आपके पास जल के अणुओं के चारों तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो आयनों के चारों तरफ अपने पास एक गोलाकार निर्मित ज्यामिति अपने पास हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जलयोजन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार आपके पास जो चारों तरफ अपने पास ये जलयोजन क्षेत्र होता है और इसी से अपने पास क्या होती है, अपने पास विलायकन ऊर्जा को अपन क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना भाई, जो विलायकन ऊर्जा आपके पास जो होती है, तो विलायकन की प्रक्रिया में हुए परिवर्तन ही अपने पास क्या करते, ऊर्जा जो दर्शाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कि आपके पास जैसे कोई आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिकों को तोड़ा जाता है, तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, जालक ऊर्जा। और जालक ऊर्जा के द्वारा अपने पास क्या होता है, अपने पास कैटाइंस और कैनाइंस का क्या होता है, अपने पास फॉर्मेशन होता है। तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, यदि अपन विलायकन ऊर्जा देखते हैं तो आयंस को तोड़ते हैं, और आयंस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, जालक ऊर्जा। कि जैसे अपन कहें कि कोई Ma अपने पास आयंस है, ठीक है, Ma, इसको अपन जालक ऊर्जा देंगे, जालक ऊर्जा। जैसे ही जालक ऊर्जा देंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M+ और A- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। M+ और A- में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होता है, अपने पास इसमें अपने पास विलायकन ऊर्जा जो, जैसे अपन इसके बाद में धनायन तथा ऋणायन का निर्माण होता है, और धनायन तथा ऋणायन का निर्माण होता है जब इसे जल में डिजोल्व किया जाता है। धनायन तथा ऋणायन का निर्माण होता है तो अब इसे क्या किया जाता है, जल में डिजोल्व किया जाता है। तो विलायकन ऊर्जा, यदि धनायन को जोड़ा डिजोल्व किया जाता है तो विलायकन ऊर्जा धनायन, तथा ऋणायन को जोड़ा जाता है तो विलायकन ऊर्जा ऋणायन। जैसे मैं कहूँ कि M+, इसे किस में डाला, जल में। जैसे M+ को मैं जल में डालता हूँ तो मेरे पास आपके पास जो ऊर्जा रिलीज होगी वो आ जाएगी, M+ आयन हो जाएगा, M+ एक्वस, और यहाँ पर विलायकन ऊर्जा क्या हो जाएगी, धनायन। विलायकन ऊर्जा धनायन। ठीक है भाई, यदि मैं A- को जल में डालता हूं तो आपके पास A एक्वस, A- एक्वस, और यहां पर जो होगी विलायकन ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऋणायन। सही भाई, जब अपन प्लस को डाला तो विलायकन ऊर्जा धनायन। अतः कहा जा सकता है कि आपके पास जो विलायकन ऊर्जा है, अपन क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो विलायकन ऊर्जा है वो एक मोले गैसीय आयन को विलायक में घोलने से उत्पन्न होती है। अपन क्या कह सकते हैं कि जो विलायकन ऊर्जा अपने पास वो क्या होती है, अपने पास एक मोल गैसीय आयन को क्या करने पर होती है, अपने पास डिजोल्व होती है। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ से आधार पर, इस आधार पर कि विलायकन ऊर्जा आपके पास एक मोल गैसीय आयनों को विलायक में घोलने पर जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, एक मोल गैसीय आयन को, एक मोल गैसीय आयन को, एक मोल गैसीय आयन को विलायक में घोलने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, एक मोल गैसीय आयन को विलायक में घोलने पर
एक मोल गैसीय आयन को विलायक में घोलने पर उत्पन्न होने वाली उष्मा आपके पास क्या कहलाती है? विलायकन उष्मा कहलाती है। ठीक है, कि एक मोल गैसीय आयन को विलायक में घोलने पर क्या होती है? अपने पास घोलने पर उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को ही अपन क्या कहते हैं? विलायकन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो विलायकन ऊर्जा सोल्वेशन एनर्जी डिपेंड करती है अपने पास कि आपके पास कोई कंपाउंड सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। अपन ये कहते हैं कि यदि पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट चलें, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन चलें, तो अपन कहते हैं कि अप टू डाउन जाने पर, कि पीरियोडिक टेबल में जब अप टू डाउन जाते हैं, क्योंकि जस्ट अपन फजांस रूल्स पढ़ने वाले हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जब अप टू डाउन अपन जा रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास ध्रुवणता पोलरिटी अपने पास क्या होती है? घटती है, क्योंकि विद्युतीनता उसकी क्या होती है? घट जाती है। कि अपन जैसे हैलोजेंस फैमिली की बात करूँ मैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैं अप टू डाउन जा रहा हूँ आपके पास, तो अपन ये कहते हैं कि अप टू डाउन जाने पर आपके पास से हैलोजेंस की विद्युतीनता क्या होती है? घटती है, जिससे उनमें आयनिक गुण घटता है, वह सह संयोजक गुण बढ़ता है। आयनिक गुण तो घटता है, वह सह संयोजक गुण बढ़ता है। जैसे आयनिक गुण घटेगा, सह संयोजक गुण बढ़ेगा, मतलब उसकी ध्रुवणता क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आयनिक होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? पोलर होगा, ध्रुवीय होगा, और जितना ज़्यादा ध्रुवीय होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा? आसानी से उसकी ईजिली डिजोल्व हो जाएगा और उसकी विलायकन ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि विलायकन ऊर्जा डिपेंड कर रही है उसकी ध्रुवणता के ऊपर, और ध्रुवणता डिपेंड कर रही है उसकी आयनिक यौगिक की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और आयनिक यौगिक डिपेंड कर रहा है विद्युत ऋणता पर, कि यदि कोई यौगिक है, दो एटम है, दो एटम के बीच में जितनी अधिक विद्युत ऋणता होगी उतनी ही ज़्यादा आयनिक, वो उतना ही अधिक आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। क्योंकि अपने पहले ही कह चुके हैं कि कभी भी 100% शुद्ध आयनिक बंध नहीं होते हैं। आयनिक बंध में सह संयोजक गुण भी क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। यदि अपन कहें कि ये 100% आयनिक बंध है, तो ये कहना गलत होगा। आयनिक बंध में क्या प्रेजेंट होते हैं अपने पास? सहज संयोजक गुण भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसकी व्याख्या अपन इनके द्वारा करेंगे, क्योंकि अभी फजांस रूल आने वाला है, जो कि आसानी से इनकी विलायकन ऊर्जा को और भी समझाएगा कि कैसे अपन किसी यौगिक की विलायकन ऊर्जा देखते हैं। ठीक है, तो अभी तो अपन क्या कर रहे हैं कि विलायकन ऊर्जा को क्या करें कि एक मूल गैसीय आयन के लिए विलायक में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा अपने पास घोलने पर उत्पन्न उष्मा होती है, उसे क्या कहते हैं अपन? आयन विलायकन ऊर्जा कहते हैं। जो जितनी ज़्यादा विलायकन ऊर्जा होगी उतना ही आसानी से क्या होगा? घुलेगा। तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि विलायकन ऊर्जा या इन उष्मा को अपन किसे डिनोट कर रहे हैं? एल से डिनोट कर रहे हैं। तो एल प्लस माइनस, मतलब अपन ये लिख सकते हैं एल इक्वल टू एच प्लस प्लस एच माइनस माइनस यू, क्योंकि लैटिस एनर्जी के द्वारा अपन तोड़ रहे हैं, तो अपने पास धनायन तथा ऋणायन के द्वारा कुल उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, कुल विलायकन ऊर्जा माइनस जालक ऊर्जा। यदि कुल विलायकन ऊर्जा माइनस जालक ऊर्जा लिखा दे तो अपने पास विलयन ऊष्मा निकल सकती है। क्या निकल सकती है अपने पास? विलयन ऊष्मा। आसानी से विलयन की ऊष्मा को अपन क्या निकाल कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं कि विलायकन ऊष्मा धनायन की तथा ऋणायन की जो आपको उत्पन्न होगी, और जालक ऊर्जा अपन को पता है, तो अपन आसानी से उसकी क्या कर सकते हैं? विलयन ऊष्मा की क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो कि कुल जलयोजन ऊर्जा डेल एस इक्वल टू यू माइनस डेल एच एस, क्या अपने पास क्या होती है? कुल जलयोजन ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा अपन आसानी से लिख सकते हैं एल इक्वल टू अपने पास क्या होगा? एल इक्वल टू डेल एच एस माइनस यू। हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल एच एस डेल एल इक्वल टू डेल एच इक्वल टू एच एस माइनस यू। ठीक है भाई, इन फॉर्मूला का यूज करते हुए अपन एल का मतलब यहाँ पर लवण है, ठीक है, जिससे अपन की उसकी कुल विलयन ऊष्मा अपन यहाँ कर सकते हैं, अपन आइडेंटिफाई की जा सकती है। ठीक है ना भाई, लवण एल एम ए की अनंत अनुता पर अपने पास प्रेक्षित विलयन की ऊष्मा होती है। ठीक है, अब अपन ये कह सकते हैं कि यदि जालक ऊर्जा आपके पास बढ़ती है तो जलयोजन ऊर्जा भी अपने पास, यदि जालक ऊर्जा बढ़ रही है और जलयोजन ऊर्जा कम है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? जलयोजन ऊर्जा कम है और जालक ऊर्जा अधिक है, तो आपके पास क्या यौगिक विलयशील होगा या नहीं होगा? तो वो जल में क्या होगा? अपने पास अविलयशील होगा। दो कंसेप्ट आप सीख लीजिए। पहला आपके पास है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा इज ग्रेटर देन जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा इज ग्रेटर देन जलयोजन ऊर्जा। यदि जालक ऊर्जा अधिक है, जलयोजन ऊर्जा कम है, तो याद रखना जल में क्या होगा? वो अविलय होगा। जल में क्या होगा? अपने पास
जल में अविलय, जल में अविलय। क्यों? क्योंकि जालक ऊर्जा तो अपने पास, जालक ऊर्जा तो उसके स्थायित्व को बता रही है। अपन ये पहले ही कह चुके हैं कि जालक ऊर्जा बोन हैबिट समीकरण के अकॉर्डिंग जो जालक ऊर्जा अपन ने निकाली है वो आपके पास उस यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करती है। मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा जालक ऊर्जा होगी वह यौगिक उतना ही अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ पर यदि अपन ने कहें कि जालक ऊर्जा जिसकी अधिक होगी तो वो आसानी से टूटेगा नहीं। जालक ऊर्जा जिसकी अधिक होगी ना वो आसानी से क्या नहीं होगा, अपने पास टूटेगा नहीं। और यदि आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो उसकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जालक ऊर्जा इज ग्रेटर देन जलयोजन ऊर्जा। यदि जालक ऊर्जा का मान अधिक है जलयोजन ऊर्जा से तो याद रखना आपके पास वो जल में क्या होगा, अविलयशील होगा। यदि कोई भी यौगिक को, जैसे मैं कहूँ कि MgCl2 की जालक ऊर्जा का मान अधिक है तो क्या वो जल में विलयशील होगा, तो आप बोलोगे कि MgCl2 जल में विलयशील नहीं होगा कंपेयर टू अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे अभी बता रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल लेके कि MgCl2 जल में विलयशील तो होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पास कि आपकी उसकी जालक ऊर्जा। अब जालक ऊर्जा किसकी होती है, धनाइन तथा ऋणाइन को ब्रेक करने पर या धनाइन तथा ऋणाइन के द्वारा किसी क्रिस्टल के निर्माण करने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। मतलब ले दे के अपन उस धनाइन तथा ऋणाइन की साइज पर ही बात करेंगे, क्योंकि जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाला पहला कारक होगा धनाइन तथा ऋणाइन का आकार। कि धनाइन तथा ऋणाइन का यदि आकार में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है तो जालक ऊर्जा के मान में परिवर्तन होता है, और जालक ऊर्जा के मान में परिवर्तन होता है तो उसकी जल में विलेयता भी बढ़ती है या घटती है। क्योंकि अपन ये कह चुके हैं कि अप टू डाउन जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपके पास ध्रुवीय लक्षण घट रहा है, मतलब सह संयोजक गुण बढ़ रहा है। और यदि सह संयोजक गुण बढ़ रहा है तो आपके पास वह यौगिक का गलनांक व क्वथनांक भी अपने पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कि अपन पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जा रहे हैं अपन, तो अपन के पास सह संयोजक गुण अपने पास बढ़ रहा है तो उसका गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बंध की प्रकृति के ऊपर। यदि बंध मजबूत होगा तो आसानी से नहीं घुलेगा, और यदि बंध मजबूत नहीं होगा तो आसानी से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। इस पर क्या होता है, अपने पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अपने पास ये कंसेप्ट आपके पास होता है किसका, विलायकन ऊर्जा का। यदि मैं कहूँ कि जालक ऊर्जा आपके पास कम है, सेकंड कंसेप्ट अपन यदि ये लगाएं कि जालक ऊर्जा आपके पास कम है, जालक ऊर्जा कम है, जालक ऊर्जा इज लेस देन जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा इज लेस देन जलयोजन ऊर्जा। यदि जालक ऊर्जा कम है और जलयोजन ऊर्जा अपने पास क्या है, अधिक है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, जल में विलयशील, जल में विलय। जल में विलय, ये जल में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ये जल में क्या हो जाएगा, विलय। यदि जालक ऊर्जा का मान कम है और जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक है तो यह क्या हो जाता है, जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। अपन सामान्य ये भी कहते हैं कि विलायकन जो ऊर्जा होती है उनका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पर कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनकी विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें अपन क्या कह रहे हैं, सामान्यतः विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है सामान्यतः। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ अपने पास जो इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः विलायकन ऊर्जा का मान, विलायकन ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, विलायकन ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें, परंतु कुछ यौगिकों में विलायकन ऊर्जा का मान धनात्मक भी हो सकता है। लेकिन कुछ यौगिकों में विलायकन ऊर्जा का मान
विलायकन ऊर्जा का मान धनात्मक भी हो सकता है। कुछ यौगिक में विलायकन ऊर्जा का मान धनात्मक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में घुलनशीलता को नियंत्रित करने के लिए दूसरा कारक अपने पास होता है एंट्रोपी परिवर्तन। ऐसी स्थिति होता है तो उसमें जो कारक अपने पास होता है वो क्या होता है, अपने पास एंट्रोपी परिवर्तन होता है, अर्थात जिसमें संबंध होता है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यदि ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अपने पास एंट्रोपी परिवर्तन कारक जो कि इसको क्या करता है, अपने पास प्रभावित करता है कि इसको डेल जी इक्वल टू जो संबंध परिवर्तन होता है डेल जी इक्वल टू गिव्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अतः किसी विलयन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन विलायकन ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है ना भाई, किसी भी विलयन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन विलायकन ऊर्जा के बराबर होता है। किसी भी विलयन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन विलायकन ऊर्जा के बराबर होता है। एंट्रोपी परिवर्तन विलायकन ऊर्जा के बराबर होता है। ये होता है अपने पास विलायकन ऊर्जा। अब बात करते हैं आयनिक ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आयनिक ठोसों की विलेयता को ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। आयनिक ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला आपके पास होता है आयनिक आकार, धनायन तथा ऋणायन। सबसे पहला कारक होता है आयनिक आकार। आयनिक आकार के आधार पर ही जालक ऊर्जा होती है, सही है ना। तो आयनिक आकार भी आयनिक ठोसों की विलेयता को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। कि अपन ये कह सकते हैं कि यदि विलेयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है तो कौन है, आयनिक आकार, क्योंकि आकार पर ही अपने पास क्या होती है, विलेयता डिपेंड करती है। अतः धनायन का आकार जितना कम तथा ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा वो यौगिक उतना ही अधिक क्या होगा, विलयशील होगा। अपन कह सकते हैं आयनिक आकार विलेयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है। अर्थात अपन क्या करें कि धनायन का आकार जितना छोटा और ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा, आयनिक यौगिक उतना ही अधिक क्या होगा, विलयशील होगा। अर्थात धनायन का आकार जितना कम है, धनायन का
आकार जितना कम व ऋणायन का आकार जितना अधिक ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा आयनिक यौगिकों की विलयता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। सही कह रहा हूं? सबसे पहले अपन क्या करें, स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन एंड लार्जर साइज ऑफ एनाइंस, कि यदि किसी धनायन तथा ऋणायन, क्योंकि यदि आयनिक यौगिक है तो धनायन तथा ऋणायन होना तय बात है। यदि किसी यौगिक में धनायन की त्रिज्या, धनायन का आकार अपने पास छोटा होगा और ऋणायन का आकार अपने पास क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो यौगिक अपने पास आसानी से क्या होगा, आयनिक यौगिक उतना ही अधिक अपने पास क्या होगा, विलयशील होगा। आयनिक यौगिकों की विलेयता क्या होती है, उतनी ही अधिक होगी। कि भाई जितना कम आपके पास विलयशील होगा या कितना अधिक विलयशील होगा, वो अपन किसके आधार पर भी देख सकते हैं कि अपन उनकी विलेयता के आधार पर भी देख सकते हैं। क्योंकि किसी आयनिक ठोसों की विलेयता उसकी जालक ऊर्जा तथा विलायकन ऊर्जा दोनों पर निर्भर करती है, लेकिन दोनों ही अपने पास विपरीत दिशा में क्या करते हैं, काम करते हैं। कि अपन ये कहते हैं कि जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा दो कारक है अपने पास जो आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले अपने आयनिक आकार देखा, इसमें आपने देख लिया कि आयनिक आकार में अपने कहा कि आयनिक आकार विलेयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि धनायन का आकार जितना कम होगा और ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा, आयनिक यौगिक उतना ही अधिक विलयशील होगा। अब अपन कह रहे हैं कि आयनिक यौगिक की जो विलयता है उसमें दो कारक है जो सिर्फ दो बातों पर निर्भर करते हैं, एक तो जालक ऊर्जा और एक विलायकन ऊर्जा। अपन ये कह सकते हैं कि जालक ऊर्जा व विलायकन ऊर्जा एक दूसरे की क्या करते हैं, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है ना भाई, तो अपन कहते हैं ठोसों की विलयता आपके पास उसकी जालक ऊर्जा, अतः ठोसों की विलयता उसकी जालक ऊर्जा तथा विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है। जालक ऊर्जा तथा विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है। जालक ऊर्जा तथा विलायकन ऊर्जा पर क्या करती है, निर्भर करती है, जो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, अर्थात अपन कह सकते हैं जालक ऊर्जा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस आर माइनस, क्योंकि जानते हैं अपन जालक ऊर्जा अपने पास क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपने पास धनायन तथा ऋणायन, अर्थात जालक ऊर्जा U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, या इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आर प्लस और आर माइनस। मतलब धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो जालक ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर अपन आर नोट की इक्वल टू क्या अपने पास, आर नोट इक्वल टू क्या अपने पास, आर प्लस प्लस आर माइनस, आर प्लस
R प्लस प्लस R माइनस। ठीक है भाई, जालक ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस यानी धनायन की त्रिज्या, यहाँ पर R प्लस क्या अपने पास धनायन की त्रिज्या, R प्लस इक्वल टू क्या अपने पास धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या और R माइनस इक्वल टू क्या अपने पास ऋणायन की त्रिज्या। R प्लस इक्वल टू क्या अपने पास धनायन की त्रिज्या और R माइनस इक्वल टू क्या अपने पास ऋणायन की त्रिज्या। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक विलायकन ऊर्जा उसके धनायन तथा ऋणायन की विलायकन ऊर्जा के क्या होते हैं योग के बराबर होती है। अपन ये कह चुके हैं कि जो विलायकन ऊर्जा होती है HS, ठीक है, आयनिक यौगिकों की विलायकन ऊर्जा होती है वो धनायन तथा ऋणायन के क्या होती है योग के बराबर होती है। HS इक्वल टू अपने क्या कह रहे हैं H प्लस प्लस H माइनस, यही दिखा अपन ने, जस्ट अपन ने पढ़ा था विलायकन ऊर्जा धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है। अर्थात अपन ये भी लिख सकते हैं कि H प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस R प्लस, ठीक है, और H माइनस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस R माइनस। ठीक है, दोनों में अपन क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि एक धनायन का आकार ऋणायन से कम हो तो धनायन की त्रिज्या को ऋणायन की त्रिज्या के लिए नगण्य माना जा सकता है। यदि नगण्य मान लेंगे तो R क्या हो जाएगा अपने पास R प्लस R माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा R माइनस, R प्लस R माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास R माइनस, अर्थात U अर्थात अपन क्या बोल रहे हैं U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R माइनस। ठीक है, ऋणायन अपन ये कह चुके हैं कि ऋणायन की त्रिज्या बढ़ती है तो अपने पास क्या होती है ऋणायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो जालक ऊर्जा घटेगी। और अभी जस्ट अपन ने बोला है कि धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार क्या हो बड़ा हो, धनायन का आकार छोटा ऋणायन का आकार बड़ा हो तो विलायकन ऊर्जा भी क्या होगी बढ़ेगी, और विलायकन ऊर्जा बढ़ेगी तो जलयोजन ऊर्जा भी बढ़ेगी और आसानी से क्या हो जाएगा घुलनशील हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि जालक ऊर्जा ऋणायन की त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा घटेगी, और यदि जालक ऊर्जा घटती है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि आपके पास उसकी विलायकन ऊर्जा क्या होगी बढ़ेगी, वो आसानी से क्या हो जाएगा विलयशील हो जाएगा। क्योंकि अपन ये कह सकते हैं कि जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा कम होगी तो जलयोजन ऊर्जा बढ़ेगी, और यदि जलयोजन ऊर्जा बढ़ेगी तो जल में विलयशील हो जाएगा। तो मतलब अपन यहाँ से ये इस फॉर्मूले से अपन निकाल रहे हैं कि आपके पास यदि किसी भी यौगिक की ऋणायन की त्रिज्या बढ़ती है, ऋणायन की त्रिज्या बढ़ती है तो उसकी जालक ऊर्जा क्या होती है घटती है, और जालक ऊर्जा घटती है तो आपके पास उस यौगिक की विलयशीलता क्या होती है बढ़ती है। क्या बोला मैंने कि यदि किसी यौगिक की ऋणायन की त्रिज्या बढ़ती है तो जालक ऊर्जा क्या होती है घटती है, और यदि जालक ऊर्जा घटती है तो आपके पास उसकी विलयशीलता भी अपने पास क्या होती है बढ़ती है। अर्थात ऋणायन का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान कम होता है। इससे यही स्पष्ट होता है, इस समीकरण से उपरोक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि ऋणायन की त्रिज्या बढ़ने पर ऋणायन की त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा घटती है। ऋणायन की त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा घटती है, वह विलायकन ऊर्जा जालक ऊर्जा का मान कम होता है और विलीयता अपने पास क्या होती है बढ़ती है, वह विलीयता बढ़ती है।
अब यदि मैं एग्जाम्पल करूँ आपके पास कि सोडियम के हैलाइडों की बढ़ती हुई विलीयता का अपन यदि क्रम की बात करें, कि यदि मैं हैलाइडों की बात करूँ, एग्जाम्पल्स ले लूँ मैं, एग्जाम्पल सोडियम हैलाइडों की विलीयता का बढ़ता क्रम, सोडियम हैलाइडों की विलीयता का बढ़ता क्रम। अब सोडियम हैलाइडों की विलीयता की मैं बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं कि सोडियम हैलाइड्स में अपने पास, ठीक है, NaF, NaCl, NaBr और NaI। स्टूडेंट्स यदि अपन यहाँ पर बात करें तो अपन धनाइन की बात करूँ मैं आपके सामने, तो धनाइन की त्रिज्या तो अपने पास यहाँ पर भी Na है, यहाँ पर भी Na है, ये भी Na है, ये भी Na है और ये भी Na है। लेकिन ऋणाइन की त्रिज्याओं में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। ऋणाइन की त्रिज्या में क्या हो रही है? अपने पास बढ़ोतरी हो रही है। ऋणाइन की त्रिज्या में अपने पास क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर F, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br और यहाँ पर I। यदि पीरियोडिक टेबल में मैं अप टू डाउन जाता हूँ तो अपने पास ऋणाइन की त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि आकार क्या होता है? बढ़ता है। और यदि आकार बढ़ रहे हैं तो ऋणाइन की त्रिज्या भी अपने पास क्या हो रही है? ऋणाइन की त्रिज्या बढ़ती है तो जालक ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तो इन चारों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में से कौन अधिक विलयशील होगा? तो अपन कहेंगे कि यहाँ चारों में से अपने पास सबसे अधिक विलयशील होगा NaI, क्योंकि आयोडीन की त्रिज्या अपने पास क्या है? अधिक है। धनायन का छोटा आकार, ऋणायन का बड़ा आकार, अधिक विलयशीलता, पहले ही बता चुका, उसके पीछे रीजन है कि ऋणायन का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ये ध्यान रखना है। ऋणायन का आकार बढ़ने पर क्या होती है? जालक ऊर्जा कम होती है। जालक ऊर्जा कम होती है तो विलीयता बढ़ती है। जालक ऊर्जा कम होती है तो क्या होती है? विलीयता बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो, जब धनायन अपने पास सिमिलर है तो ऋणायन पर बात कर रहे हैं तो NaI की सबसे ज़्यादा होगी, फिर अपने पास क्या होगा? NaBr, फिर होगा अपने पास NaCl और फिर अपने पास क्या होगा? NaF। ठीक है भाई, ये होगा अपने पास विलीयता का बढ़ता क्रम। किसकी विलीयता का? अपने पास धनायन ऋणायनों की विलीयता का बढ़ता क्रम। इसी के विपरीत यदि मैं धनायनों के आकार की बात करूं, ऋणायनों के आकार को फिक्स कर दें तो अपने पास धनायनों के आकार की बात करें तो धनायनों का आकार बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है, अर्थात आयनिक यौगिक विलायकन ऊर्जा में क्या होती है? अपने पास कमी होती है। इसके विपरीत अपन बोल सकते हैं कि धनायन का आकार बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा में तेजी से कमी आती है, तो आयनिक यौगिकों की विलीयता आकार बढ़ने पर घटती है। ठीक है भाई, इसके विपरीत ये तो हो गया ऋणायनों के लिए। अब इसी प्रकार अपन धनायनों की बात करें। किसकी बात करें अपन? धनायनों की। इसके विपरीत, बिल्कुल विपरीत, धनायनों का आकार बढ़ने पर, धनायनों का आकार बढ़ने पर, धनायनों का आकार बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा में तेजी से कमी होती है, तेजी से कमी होती है, अर्थात विलीयता घटती है, विलीयता घटती है, अर्थात विलीयता घटती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपके पास विलायकन ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपके पास किसके होगी? अपने पास विलायकन ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपने पास तेजी से कमी हो रही है अपने पास, तो अपन विलायकन ऊर्जा किसके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? अपने पास विलीयता के, कि विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो विलीयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। और विलायकन ऊर्जा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपने पास धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या। ये फॉर्मूला आप याद रखो कि धनायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो विलायकन ऊर्जा घटेगी, और विलायकन ऊर्जा घटती है तो आपके पास उसकी विलीयता भी क्या होती है? अपने पास घटती है।
ये फॉर्मूला याद रखिए। इसका अपन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल्स की आपके सामने बात करूं तो अपन MgSO4 ले लेते हैं अपन, CSO4 कैल्शियम CaSO4, SrSO4, BaSO4। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन यदि चारों एग्जाम्पलों की मैं बात करूँ आपके सामने, इन चारों एग्जाम्पलों की मैं बात करूँ आपके सामने, तो इन चारों एग्जाम्पलों में आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों एग्जाम्पलों की अपन बात करें तो इन चारों एग्जाम्पलों में रिनाइन का आकार समान है, लेकिन अपन कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में MMG, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ऊपर से नीचे जा रहा है और ऊपर से नीचे जा रहे पर धनायन की त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और धनायन की त्रिज्या बढ़ती है तो विलायकन ऊर्जा क्या होती है, घटती है। और विलायकन ऊर्जा घटती है तो विलेयता भी क्या होगी, उसकी घटेगी। मतलब अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विलयशील कौन होगा, फर्स्ट, फिर क्या होगा अपने पास सेकेंड, फिर क्या होगा अपने पास थर्ड, और फिर क्या होगा अपने पास फोर्थ। क्योंकि सबसे कम धनायन की त्रिज्या किसकी है, फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। मतलब आपके पास ये ही क्रम रहेगा इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। याद रखना, ये घटता क्रम दिया मैंने, ठीक है। तो इस आधार पर अपन विलायकन ऊर्जा के आधार पर, विलायकित की ऊर्जा का आकार के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि कौन यौगिक जल में आसानी से क्या होगा, विलयशील होगा। ठीक है भाई। तो विलेयता का अपन क्रम दे सकते हैं कि उसकी धनायन की त्रिज्या देख सकते हैं और उसकी ऋणायन की त्रिज्या देखकर अपन उसकी विलेयता का क्रम दे सकते हैं। ओके, तो पहला प्रभावित करने वाला कारक अपन ने डिस्कस कर लिया है और वो क्या था अपने पास, धनायनों का आकार। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे आयनिक आवेश, धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनको ये अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक अपने पास रहा है फजान से रूल। थैंक यू।